क्वालिटी कंट्रोल करें। अब हम जब क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं और आप उन 40 लाख जो अंडर 40 लाख हैं उनको हालमार्क मतलब अच्छा माल बेचने के लिए BIS खुद रोक रहा है। इसमें कोई आपकी व्यवस्था है या कोई आपने दिल्ली में उच्च अधिकारियों के पास कुछ आपने मध्य प्रदेश के लोग भेजा है? क्योंकि 8 दिनों से हमारे पास जो जानकारी है जहाँ जहाँ भी आपने कार्यशाला की सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। देखिए जो हमारा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आप इसकी भी जानकारी दे दें कि 40 लाख वाले क्या क्या आइटम भेज सकते हैं, क्या क्या आइटम नहीं भेज सकते हैं, ये भी जानकारी दे दें। अभी मतलब ये स्थिति भी क्लियर नहीं कि वो हम मान लीजिएगा हमारा सैलरी का माल है, सैलरी का सेम आइटम का सैलरी का माल है, हम उसको भेज सकते हैं कि नहीं, किस कैरेट का माल नहीं, आइटम को जिस आइटम का सोना सैलरी टाका शब्द जिसको बोल रहे हैं सैलरी मतलब जोड़ना उसको सेम आइटम का कैडमियम नहीं सेम आइटम जिसका सोने का आइटम है उसी आइटम के यदि मान लीजिए हमने टाका ज्वाइंट किया हुआ है तो वो किसी कैरेट का होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये भी पता है किसका माल। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं 40 लाख वाले के लोग। अब एक्चुअली उसमें गाइडलाइन में एग्जेम्पशन है तो वो गाइडलाइन में एग्जेम्पशन है तो वो तो अभी भेज सकता है आपकी तारीख में। सेकेंडली उसका ये ऑप्शन हो सकता है कि अब देखिए लाइसेंस मेरा तो एकदम फ्री है तो ज्वेलर थोड़ा सा आगे आपके ले लें लाइसेंस तो उनको भी कोई वैसे भी एक्ट के आगे कोई दिक्कत नहीं होगी कि अब फ्री हो गया लाइसेंस लेना तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम तो है नहीं। तो ज्वेलर आगे आके लाइसेंस ले लें जो 40 लाख से नीचे वाले हैं वो भी, तो ये जो आपका क्वालिटी कंट्रोल का है वो भी वो जो मैच हो जाएगा वो सही हो जाएगा। और जो आपने जो बताया कि 40 लाख से नीचे वाले क्या क्या बेच सकते हैं तो वो नॉन हॉलमार्क है तो कुछ भी बेच सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नॉन हॉलमार्क कुछ भी बेच सकते हैं, को भी बेच सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, किसी भी कैरेट एक मिनट उसको स्पष्ट कुछ भी से मतलब 5 कैरेट जो है 14, 18, 20, 22 या टांगे वाला भी ये कुछ भी बेच सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सभी लोग ध्यान दें इस बात को कि 40 लाख से नीचे वाला कोई भी आइटम जो उसी सोने से बना हुआ है या उसी टाके से बना हुआ है कैडमियम छोड़ के किसी भी कैरेट का माल बेच सकते हैं। ठीक है, यही आपका अर्थ है। विवेक जी इसके अलावा कोई प्रश्न है क्या? यदि इससे संबंधित है तो अभी क्वेश्चन बहुत है इसी से संबंधित, मैं चाहूंगा कि पहले पूरे क्वेश्चन पढ़ने तो आए हैं। मतलब जो माल बना हुआ रखा है ये माल सब बेच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ठीक है। 40 लाख नीचे के लिए तो एकदम एक बार और स्पष्ट करना विपिन जी, जबलपुर में जो या महाकोशल में जो ज्वेलरी चलती है हमारे इधर ज्वेलरी जो चलती है वो बना हुआ रहता है, चमड़ी 22 कैरेट की रहती है और वो रहता है 18 कैरेट की, वो टाके वाला वो भी बेच सकते हैं ना, वो सारे लोग पूछना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप नॉन और 40 लाख से नीचे हैं, नॉन रजिस्टर्ड ज्वेलर हैं तो आप कुछ भी बेच सकते हैं, BIS को उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है, जिन्होंने हॉलमार्क लाइसेंस लिया हुआ है तो 7 बार 2 साल लगा हुआ है, SQID है, ऐसे आइटम को जो कि उनको कराना पड़ता है, ऐसी स्थिति में उनको उस आइटम के लिए क्या लेखा बड़ी करनी व्यवस्था है? अभी एक्चुअली इस पे ये कोई थोड़ा क्लियर नहीं है। जनरली एक बार आपको अपने सिस्टम में कहीं कुछ इसके अगेंस्ट पोर्टल में आपको कहीं मेंशन करना पड़ेगा, ये मैं पॉइंट नोट कर लेता हूँ आपका। कहते हैं कि अगर कोई मान लीजिए पुराना हो जाए, बिल्डिंग ट्रेस हो जाए, क्या कहते हैं कि उसको अगर मेल्ट कर देता है इसको एडिटर क्या होगी कुछ बताना होता है। हाँ तो ये मैं एक बार नोट कर लेता हूँ, सिस्टम में कहीं दिया होगा कुछ ऑप्शन कि अगर आप मान लीजिए मेल्ट कर लेते हैं, ज्वेलरी खराब हो जाती होगी तो क्या करना है उसका, एक बार इसको मैं आपको रिप्लाई करवाऊंगा। वो बात हमने जो अपने उद्बोधन में भी कही थी कि जिम्मेदारी वाली बात, हॉलमार्क एक्ट में ज्वेलर्स जिम्मेदार ठहराया गया है। हम सारे व्यापारी ये चीज जानना चाह रहे हैं कि कारीगर बनाता है और उसकी टेस्टिंग हॉलमार्क सेंटर करता है, ज्वेलर तो अपना इन्वेस्टमेंट करके वो जेवर लाया उसने कर दी,
तो उसमें फिर जिम्मेदारी ज्वेलर्स की कैसे हो रही है? आपके एक्ट क्या बोलता है? देखिए, ज्वेलर और सेंटर दोनों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके पीछे कारण ये है क्या कहते हैं कि जो हमारे टेस्टिंग प्रोसीजर है वो जनरली मान लीजिए 40 सैंपल का ले लेते हैं कि 40 में आपने ज्वेलर ने डिक्लेयर किया क्या कहते हैं कि ये मान लीजिए 22 कैरेट का है। सेंटर उसकी XRF करेगा। XRF की पेनिट्रेशन लिमिट है कि उससे लिमिट तक होती है कि उसने नीचे जा पाएगा, ठीक है ना। उसकी जो मेन टेस्टिंग होती है वो पाया ऐसे के बेसिस पे होती है। ज्वेलर ने डिक्लेयर किया 40 में से सेंटर तो एक ही सैंपल काटेगा, तो उसको ज्वेलर को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। ज्वेलर को क्या कहते हैं कि उसने सही माल बनाया है, XRF में पास हो गया वो ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल टेस्टिंग होती है वो बाय असेस के बेसिस पे होगी। अगर ज्वेलर अपनी जिम्मेदारी लेने से मना कर देगा तो सेंटर तो बोलेगा कि हम क्यों अपने को जिम्मेदारी लेंगे, तो सारे पीसेस काट देगा कि मैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में अपने को जिम्मेदारी लूंगा। इसलिए दोनों को पार्टनर बनाया गया है कि दोनों के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि ज्वेलर भी गलती ना करे, सेंटर भी गलती ना करे, ठीक है ना। विपिन जी, क्या स्थिति हो रही है? जैसे जबलपुर हम लोगों के सराफा एसोसिएशन बहुत एवर्नेस है। हमने जबलपुर में देख लिया, कलाई से लेके सिलाई पॉलिश तक ऐसे 10 हाथों से ज्वेलरी निकलती है। एक छोटा सा उदाहरण है, पुराने जो ज्वेलर आ रहे हैं आज भी, और जो पकाई हो रही है जिसको हम तेजाबी बोलते हैं, अगर वो हाथ से तेजाबी पका हुआ है उसमें वो पाउडर नहीं निकलता। अगर हमारा वो जेवर उस तेजाबी से बना हुआ हो, सोने से बना हुआ है, क्योंकि पाउडर आपको भी मालूम है कि पाउडर पूरे में मिक्स नहीं होता है। अब हमारे कारीगर ने उस तेजाबी से जेवर बना दिया और उसका हमारे सेंटर में पास कर दिया, क्योंकि वो पाउडर पकड़ में नहीं आया। उपभोक्ता ने दूसरी जगह जाके उसको टेस्ट कराया, वो पाउडर पकड़ में आया और वो हॉलमार्क फेल हो गया। उसी स्थिति में हम लोग जो बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो हम लोगों ने मांग की है, यही मांग की है कि उसकी पूरी जांच हो और जांच के बाद जो दोषी हो, क्योंकि बात कर रहे हैं जो दोषी हो उसके ऊपर अफेंस हो, ना सेंटर की। हमने भी मांग की ना सेंटर की जिम्मेदारी हो, ना ज्वेलर्स की हो सकता गलाई वाले ने किया हो, ऐसा पाउडर किया हो, वो समय नहीं पकड़ में आया जब हॉलमार्क सेंटर में गया हो। तो कुछ ऐसे सुझाव आप निश्चित रूप से लिखित रूप से आप दिल्ली में भेजेंगे क्या? इस बारे में डिस्कशन में आपको सामने किया है? अब जनरली तो सेंटर में ये इतना पाउडर तो पकड़ में आना चाहिए कि अगर मान लीजिए कुछ मिस हो जाता है तो सेंटर में अच्छे से टेस्टिंग नहीं। एक्चुअली ये भी होता है थोड़ा सा, मान लो एटीएम के एटीएम और रुटेनियम होते हैं वो हमारे थोड़े से हर होमोजीनियस नहीं होते हैं। हमारी ज्वेलरी के कुछ साइज पे अवेलेबल होते हैं, तो हो सकता है कि सेंटर से, क्योंकि जनरली हम ज्वेलरी पे 2-4 जगह पे एक्सपायर करते हैं और उनकी कुछ पेनिट्रेशन डेप्थ होती है, अगर नीचे किया है तो वो इसको नोट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अगर सेंटर को पकड़ा जाता है कि पाउडर से बनाओ तो कि वो बाद में पकड़ा जाए, तो आप वो क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली? मैं समझा नहीं कि सवाल। देखिए, पुराना जेवर जो आता है, आपको मालूम है दिल्ली में बहुत ज्यादा ज्वेलरी पाउडर मिक्स करके और जिस प्रतिस्पर्धा में स्थिति हो रही है पाउडर में, मतलब हम अपनी भाषा में बात करें तो 10 की 2 टाइम से दे देते हैं, जितने कहा उतने में दे देते हैं। वो सारा सा पाउडर मिक्स करके जो पुरानी ज्वेलरी बनी हुई है वो आती है हमारे पास पुराने माल के रूप में, उसको पकता है, तेजाबी बनता है। जो हाथ से पकाई होती है, जो तेजाबी बनता है, शुद्ध सोना बनता है, उससे ज्वेलरी बनने की बात कर रहे हैं हम। मतलब मुझे तो ठीक है, उसमें पकड़ के जनरली सेंटर पर नहीं पकड़ में आया, उसके बाद आपने क्या जानना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि सैंपल फेल हो गया, तो उसके बाद आप क्या जानना चाह रहे थे? मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा कि फेल हो गया सैंपल। अब वो देखिए जनरली ये अज्यूम किया जाता है कि ज्वेलरी ज्वेलर बनाता है, क्योंकि डायरेक्ट तो कस्टमर चीजें लेगा नहीं, ज्वेलर के पास ही जाएगा, तो अब वो उसका कराया हुआ काम है, तो इसलिए उसको पार्टी बनाया गया है। जल्दी में क्या कहते हैं कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाता नहीं, कस्टमर जो पैसा देगा, कंपनी जो होता है, जो अमाउंट की गोल्ड की जो कम होगा वो पैसा भी ज्वेलर लेगा, है ना। तो अगर जो डिफरेंस आएगा वो भी फिर ज्वेलर को ही देना होगा, तो अल्टीमेटली इसलिए ये पार्टी बनाई गई। ये प्रश्न लेके आप दिल्ली भेजिए। एक बड़ा क्वेश्चन और है विपिन जी, अभी 256 जिलों में हॉलमार्क कंपलसरी किया, वो 256 जिले हैं जहां हॉलमार्क सेंटर है। अब चूंकि फर्स्ट सेल में हॉलमार्क ओपन कर रहे हैं, आपको भी मालूम बहुत सारे सेंटर अगर काम नहीं हुआ, बंद हो गए। मान लीजिए जबलपुर जिले की बात करें, मान लो काम नहीं मिले, 2 सेंटर हैं,
और वो बंद हो गए, तो ऐसे जगहों में भी क्या हॉलमार्क चालू रहेगा या बंद हो जाएगा? क्या एक्ट क्या बोलता है? अब देखिए, इस तरीके से भी सोचा नहीं गया है, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हम अज्यूम कर रहे हैं। ऐसे तो सब बंद कराते हैं, जितने भी हैं टेंडर सारे बंद कराते हैं, हॉलमार्क स्कीम बंद है। तो ये तो हम अगर ऐसे अज्यूम करके बात करेंगे तो इसका तो कोई जवाब नहीं है ना। तात्पर्य यह था कि मान लीजिए हम दोनों सेंटर बंद करवा देते हैं तो क्या हम लोग बिल्कुल दे सकते हैं? बिल्कुल। ये तो मजाक की बात थी। यदि इसमें कोई ग्राहक माल वापस लाता है, मान लीजिएगा एक थार वापस आता है और उसने पुराना माल, मतलब एचयूआईडी का माल हमसे ले रहा है और एक पुराना हार लेके आ रहा है, तो क्या वजन उसका मान लीजिए कुछ मिसमैच कर रहा है कि जितना वजन का वो ला रहा है उतने वजन का आप सामान नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको क्या मेटल के रूप में जमा कर सकते हैं? और यदि ग्राहक ने बाकी पैसे उधार किए तो उसको हम किस तरह से दे सकते हैं? नहीं ठीक है, मैं मतलब ये जीएसटी का क्वेश्चन है, मैं बाद में मुंडा जी और अनंत जी से पूछ लूंगा। मतलब इसमें आप ऐसे क्या होगा कि जैसे आप आए, मैं मतलब हाँ इसमें मैंने दो चीज और समझना थी आपसे। पहले क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद ये रखना, मतलब मुख्य रूप से ये पूछना था आपसे कि आप लोग मान लो किसी दुकान पे पहुंचते हैं तो शुरुआत में आप लोग की कार्रवाई क्या होगी, या किस किस के शुरुआत में आप लोग की कार्रवाई क्या होगी? यदि आप गाड़ी लेके यहाँ पहुंचे, दुकानदार के यहाँ पहुंचे, तो आपको क्या क्या आइटम चाहिए, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? ये चीज थोड़ा सा हमारे जो किस चीज में समझा नहीं, सवाल क्या होता आपने? सवाल ये कि मान लीजिए आप किसी दुकान पे आते हैं तो आपको क्या क्या लगती है? ठीक है, बीआई की दुकान पे आती है तो जब सैंपल लेने की बात हो रही है, बीआई की दुकान पे सैंपल आ रही है तो आपको कहते हैं कि आपके पास एक 10x का वो मैग्नीफाइंग ग्लास नंबर चाहिए। जनरली तो होता ही है एक बैलेंस 0.01 का जो ज्वेलर के पास होता है, कोई कहने की बात ही नहीं। 0.01 लीज काउंट का एक बैलेंस होना चाहिए ताकि रेट आपको सही दे सके, और एक 10x का माइक्रोस्कोप होना चाहिए ताकि वो मार्किंग चेक कर सकें। ये दो मैंडेट किए हैं बीआई में। इसके अलावा मान लीजिए सैंपलिंग के लिए आप आइटम ले रहे हैं, दुकानदार को रखना होगा ताकि वो अपनी मार्किंग चेक कर सके, क्योंकि छोटी मार्किंग होती है तो बिना लाइन पेन से देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और जनरली वो जो पुराने नहीं कहते हैं कि आपको अपना जो सर्टिफिकेट होता है वो दुकान पे लगाना होता है, बिल में हॉल मार्किंग मार्क करनी होती है, बिल में हॉल मार्किंग चार्जेस मार्क करने होते हैं। जो हमारा गोल्ड का है 35 रुपये पर पीस, और जो 200 पर आर्टिकल मिनिमम, और जो सिल्वर का है 25 रुपये, और जो कहते हैं कि 150 रुपये मिनिमम, वो बिल में कर देता है। सभी व्यापारी ध्यान दें कि कम से कम जैसे बीआईएस के अधिकारी पहुंचते हैं तो दो तीन चीज जो उन्होंने बताई कि ये तो निश्चित रूप से अपने को मैंडेटरी आवश्यक रूप से ही रखना है, ये अपने पास ज्वेलर को सबसे पहले तो अपने डिस्प्ले पे अपना लाइसेंस जो लिया है बीआई का रजिस्ट्रेशन को अपने आउटलेट में लगाना होता है। सेकेंड, उसको अपना एक 10x का मैग्नीफाइंग ग्लास रखना होता है कि जिससे मार्किंग चेक किया जा सके। थर्ड, उसके बाद एक लीज काउंट जो है 0.01 ग्राम का बैलेंस होना चाहिए। फोर्थ, अपने बिल में उसको और मार्किंग चार्जेस मेंशन करना होता है, ठीक है ना, जो 35 रुपये पर आर्टिकल और 200 रुपये मिनिमम पर ऑर्डर, और जो सिल्वर का है 25 रुपये पर आर्टिकल और 150 रुपये मिनिमम पर आर्टिकल पर ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये आपको ज्वेलर को मेंटेन करना होता है, ठीक है। इसका अलग होता है सारे ज्वेलर जीएसटी जो भी एप्लीकेबल हो, ये तो सर्विस चार्ज होता है ना, 18 या जो मार्केटिंग में है तो क्या कहते हैं कि 18 जो सर्विस चार्ज हो गया, तो सर्विस चार्ज का 18%। हाँ, 2 ग्राम से आचार्य भास्कर जी, 2 ग्राम से जो कम वाली ज्वेलरी है उसके लिए आप क्या सैंपलिंग लाएंगे? सैंपलिंग यदि नहीं लेते हैं तो व्यापारी हमारा क्या क्या आइटम दे सकता है? उसमें कोई कैरेट का बंधन तो नहीं? 2 ग्राम से नीचे वाली 2 ग्राम से नीचे रेकमेंडेड है, आपको नाम करना है नहीं करना है वो आपके बिल के ऊपर है। बीआईएस जब सैंपल लेती है तो मिनिमम 3 ग्राम का आर्टिकल लेती है। सबसे पहले तो हॉलमार्क होना चाहिए, बीआईएस हॉलमार्क से करेगी, बिना हॉलमार्क का आर्टिकल तो लेगी नहीं। और जो आर्टिकल है मिनिमम 3 ग्राम का आर्टिकल जो लेते हैं आप, 1.5 ग्राम हम लेके जाते हैं सैंपलिंग के लिए, और 1.5 ग्राम ज्वेलर के पास छोड़कर जाते हैं। अगर मान लीजिए कहीं केस कंफ्यूजन होता है तो रीटेस्टिंग करवा सकें,
मिनिमम 3 ग्राम का आर्टिकल हम जनरली कटवाते हैं। मतलब 2 ग्राम धनंजय आपको बोला था। एक सवाल इसी से रिलेटेड ये था कि अगर एक ज्वेलर रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो 2 ग्राम से नीचे का आर्टिकल क्या वो नॉन नॉर्मल पे रख सकता है? होते हैं वो 2 आर्टिकल हो जाएंगे, चूड़ियाँ 2 हो जाएंगी, चूड़ियाँ 2, हर आर्टिकल एक मतलब ये, हाँ मतलब 2 ग्राम तक, मतलब 2 ग्राम से ऊपर नहीं होंगे। हाँ 2 ग्राम के ऊपर तक नहीं होंगे। आपने जो बताया कि वो बताया 3 ग्राम तक के आइटम का आप सैंपलिंग नहीं लेंगे। मैं समझा नहीं। सैंपलिंग के लिए तो मान लीजिए आपको मिनिमम हम 3 ग्राम का सैंपल, मिनिमम 3 ग्राम का सैंपल हम लेते हैं ज्वेलर से कि 3 ग्राम का सैंपल आप हमें दिखाओ ताकि हम आधा अपने साथ ले सके, आधा ज्वेलर के पास छोड़ के जा सके। हमारे 3 यहाँ ग्राम में- के ऊपर कितना भी हो सकता है, ठीक है। जनरली हम बड़ा आर्टिकल नहीं कटवाते हैं, ज्वेलरी का नुकसान नहीं करवाते हैं, ठीक है ना। विवेक जी आप आए ना, क्या बात करना है बताएं मुझे आप। वैसे हमारा ये क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में करेंगे। अभी क्या है कि इसके ऐसा हो जाएगा, अभी जो पहले प्रश्न है ये पूछ लें, यदि इसके बाद कुछ छूट जाते भैया, एक मेरा ये क्या प्रश्न है, मैं जो बोल रहा हूँ यदि इस प्रश्न के अलावा कुछ छूटता है तो निश्चित रूप से आपको विवेक जी आप अंदर का नहीं है। हम लोगों ने पहले घोषणा की थी कि पदाधिकारियों के पास आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोगों को मौका मिलेगा सारे व्यापारियों का जिनने उस व्यवस्था का पालन किया है उन प्रश्नों को पहले पूछ ले, फिर आप लोगों के पास माइक आएगा। आप सब भी क्वेश्चन पूछने आपको आए इसलिए है जिनने उस व्यवस्था का पालन किया है, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो पूछ ले, फिर आप लोग भी पूछिए अगर वो छूट जाते हैं। ये कभी विपिन जी वर्तमान समय में संतान सप्तमी आ रही है और पोर्टल में 24 कैरेट का कोई जिक्र नहीं है, तो 24 कैरेट की जैसे हमारे पास संतान खाते की चूड़ी बनती है, सिक्का है या ठोस मशीन चूड़ियाँ बनती हैं, उनके बिलिंग के लिए क्या व्यवस्था है कि मैं भी वर्तमान परिस्थिति में? ये हायर अथॉरिटीज के पास है जानकारी, अपने स्टैंडर्ड में इम्प्लीमेंट किया है, तो वो उसका अभी अपने पोर्टल में नहीं आया है, तो वो इसको इनिशिएट करने की जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द एक वीक में आ जाएगा। 24 कैरेट हमारा तो बिलिंग अभी से स्टार्ट हो चुकी है, उसके लिए अभी वर्तमान में पोर्टल में नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमारे व्यापारियों को क्या करना है? अब पोर्टल में नहीं, तब तक मार्किंग नहीं हो पाएगी। हाँ? जब तक पोर्टल में नहीं आए तब तक मार्किंग नहीं हो पाएगी। नहीं, मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिलिंग तो कर सकते हैं ना। बिलिंग मतलब सेल ही करना होगा ना, हाँ तो नहीं कर सकते आप। मतलब ये तो हम 24 कैरेट मतलब सबसे हाई क्वालिटी का जेवर बेचने की परमिशन और तो आप 23 कैरेट में मांग करोगे उसको, 23 कैरेट में मांग 1 कैरेट का लगाएंगे तो हमारी विश्वसनीयता खत्म होगी, बिल्कुल खत्म होगी विश्वसनीयता खत्म होगी। जो देखिए ये तो पोर्टल में है, आपने हमको बताया एक हफ्ते में बता दिए यहाँ से आ जाएगा, तो अब इसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं फिलहाल, तो जब तक एक पोर्टल वर्किंग में है, 1 वीक में आ जाएगा, ये अपलोड हो जाएगा, मतलब उसमें शो होने लगेगा। 14, 18, 20, 22, 23 अभी शो हो रहा है पोर्टल में, 24 भी विद इन अ वीक शो होने लगेगा। 99 फाइल की मांग कर सकते हैं आप, 24 कैरेट 9999 वो ज्वेलरी के लिए नहीं है, केवल 9999 एक क्वेश्चन और है विपिन जी, जो पुराने जेवर जिनके कानून क्या बोलता हो गिरवी के दोनों में मतलब एक साथ आप बता दीजिए, पुराने जेवर जो खरीदता है ज्वेलर्स और जो गिरवी रखता है और वो कटती है, तो एक्ट क्या बोलता है? पुरानी ज्वेलरी अगर आपके पास आ गई है तो आप उसे रीसेल तो नहीं कर सकते, आपको उसे उस जो भी ग्रेड है डिक्लेयर्ड प्योर ग्रेड या तो मेल्ट करवाएं या उसको जो जिस ग्रेड का वो है उस ग्रेड की मार्किंग करवाएं, ठीक है ना, वापस बना के या जिस ग्रेड का है, अगर आप ऐसा जनरली एक बार आ गया पुराना में कोई लेता नहीं है ना, तो आप उसे मेल्ट करा के आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। और गिरवी HUID वाली अगेन कि पुराना तो कोई लेना नहीं, किसी ने आपको दे दिया है, तो अगर आप पुराना बेच सकें उसे तो रीसेल कर दीजिए, नहीं तो आप मेल्ट करके दोबारा करेंगे।
और गिरवी के लिए क्या एक्ट क्या बोलता है? गिरवी के लिए तो अभी ऐसी कोई गाइडलाइन है नहीं कोर्ट को लेने तरफ से। गिरवी के लिए हम डिस्कस करेंगे तो एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि वो रीटेंडिंग के लिए उपभोक्ता को असीमित समय दिया गया है, मतलब जब उसकी इच्छा है। हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मांग उठाई है, क्या आपके एक्ट में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि जो हमारा ग्राहक है, उपभोक्ता है, उसको एक निश्चित समय दिया जाए, उस समय तक वो रीटेस्टिंग करा लें? क्योंकि असीमित समय तो वो ठीक नहीं है, कानूनी हिसाब से भी ठीक नहीं। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है एक्ट में कि रीटेस्टिंग के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी रही बात लॉजिकली तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं रीटेस्टिंग में। थोड़ा जितना भी करोजन होगा कि अगर हम करोजन की बात करें समय के साथ तो उतना नहीं डिग्रेड हो जाएगा क्वालिटी उसकी। क्या कहते हैं कि वो अपना कोई रिटेस्ट कराएगा तो क्या कहते हैं कि सोने की क्वालिटी में तो ऐसा खास चीज नहीं आना चाहिए, तो जो डिक्लेयर ली है उसमें। तो ऐसा लॉजिकली मुझे कुछ इसके कारण समझ नहीं आया कि आप वो उसको क्यों कराना चाह रहे हैं कि टाइम लाइन में। विपिन जी 6 जनवरी 2022 हॉलमार्क चांदी के लिए एक्सेट रखा गया है। अभी आप लोगों के पास क्या जानकारी है चांदी की हॉलमार्किंग के लिए? चांदी हॉलमार्किंग में बस कुछ मैंडेटरी नहीं है, वो केवल जो पुराने मार्क थे उसकी जगह ऐसी वाली आ रही है चांदी में भी, तो इतना ही है और कुछ चेंज नहीं चांदी में। नहीं, डीजी ने एक समाचार चैनल में बोला था सिर्फ जो एक्सेट है, स्वैच्छिक है, 6 जनवरी 2022 तक है। तो इसमें आप लोगों के पास कोई गाइडलाइन है और उसमें किस किस प्रकार के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, टन्स आ रहे हैं? स्टैंडर्ड में ऐसा कोई चीज नहीं सिल्वर के। जो पुराना स्टैंडर्ड है वो आज की तारीख में वो एप्लीकेबल है। केवल जो पुराने मार्क थे ज्वेलर जो मार्क और सेंटर का मार्क उसकी जगह मैच्योरिटी आ जाएगा सिल्वर का, बस इतना ही चेंज है उसमें। आदरणीय विपिन जी, एक प्रश्न था कि लाइसेंस मान लीजिए हमने जुलाई में लिया है और हमारे पास पुराना स्टॉक 8 से 10 किलो का है, तो उस पुरानी ज्वेलरी को हम किस तरह से रखेंगे, किस तरह से बेच सकते हैं? पुराना स्टॉक हॉलमार्क या नॉन हॉलमार्क? मान लीजिए पहले तो माल हम लोग 9 months का बना के रखे हुए हैं, लेकिन हॉलमार्क या नॉन हॉलमार्क अब ये हम कैसे बता रहे हैं? हम इसका हमको जवाब नहीं, मान लीजिए 4 डिजिट वाला हॉलमार्क है तो, लेकिन हमने शो नहीं किया है क्योंकि वो उसमें नहीं है। अब देखिए इसका मैं क्या जवाब है, ये इलीगल है, पकड़े जाएंगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। मतलब यदि हॉलमार्क भी है उसके बाद भी हमने घोषित नहीं किया तो आपके पास लाइसेंस नहीं था, लाइसेंस जुलाई में भी एक्चुअल में 1 दिन हमको 30 जून तक का देना था, लेकिन हमने जुलाई वाला से लिया लाइसेंस। तो अगर आप अपने ग्रुप में जस्टिफाई कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप में आपको जस्टिफाई तो करना होगा ना। आप नहीं बहुत तरीका है, मान लीजिए लाइसेंस हमने बाद में लिया है लेकिन हमारे पास स्टॉक पड़ा है ऑलरेडी पहले का, उस स्थिति में बात है। नहीं वही मैं बता रहा हूँ कि आपके पास स्टॉक कैसे आया, आपके पास लाइसेंस के बाद नहीं, स्टॉक की बिलिंग है हमारे पास, लाइसेंस का जो आता है वो बिलिंग है हमारे पास। सुन लीजिए क्या कहते हैं कि आपके पास स्टॉक कैसे आया, अगर ये जस्टिफाई कर देंगे आप क्या कहते हैं आपने लाइसेंस लिया, किसी से परचेज किया, किसी ज्वेलर के पास पड़ा था पुराना वाला, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक ना बात। वर्तमान में HUID वाली ज्वेलरी में आदरणीय भास्कर जी, अभी वर्तमान में HUID की जो ज्वेलरी है उसमें कितना ग्राम एडिशन या आर्टिशन कर सकते हैं और क्या क्या है? 2 ग्राम का ऑल्टर कर सकते हैं आप, 2 ग्राम तक कम या ज्यादा, ठीक है ना। कोई मान लीजिए हॉल मार्किंग के बाद कुछ चीज हो जाता है, कुछ आपको उसमें चेंजेस लगते हैं, 2 ग्राम तक का चेंजेस अलाउ है। मान लीजिए टॉप्स 2-2 ग्राम के हैं तो मतलब उसमें 2-2 ग्राम का ही एडिशन है, 2 ग्राम का आप उसमें चेंज कर पर पीस 2 ग्राम, पर आर्टिकल पर आइटम 2 ग्राम। 3 ग्राम का जोड़ी का यूज नहीं करना है हमें, 1 पीस 3 ग्राम की जोड़ी होगी तो अभी कर रहे हैं, 1.5 ग्राम का 1 हो गया है, तो ऐसा नहीं पर पीस। इसमें एक बात और आती है कि पोल्की, कुंदन और मंगलसूत्र वाले, मंगलसूत्र में जो गुड़िया वाले होते हैं उसका नेट वेट लेके और ग्रास वेट
इसका थोड़ा सा डिफरेंस बार बार दिक्कत आ रही है, इसका आप थोड़ा सा बता देखिए, दीजिए। ये जो स्टैंडर्ड ड्यूटी लिखा है, जो नेट वेट और ग्रॉस वेट ज्वेलर को मार्क करके देना होता है। अगर ज्वेलर मार्क करके नहीं देता है तो जो हमारा सेंटर है वो अज्यूम करेगा कि जो उसमें हमारा जो ओरिजिनल वेट उसका आ रहा है, सेंटर वही मार्क करेगा, वो अपने ऊपर कुछ नहीं लेगा, ठीक है ना। फिर जो आप सेल करेंगे तो जो भी डिफरेंस रहेगा वो ज्वेलर के एंड प्राइस होगा, ठीक है ना। मतलब वो दुकानदार के स्टेटमेंट जो है उसको मार्क मार्क करके देना होगा। अगर ज्वेलर मार्क करके नहीं देगा तो सेंटर एक्स्ट्रा वेट मार्क करेगा। सभी ध्यान दें, जो अपना अपन मंगलसूत्र गुड़िया वाले बनवाते हैं उसमें आप जो लिख के देंगे वो सेंटर वाले मान्य करेंगे, ग्रॉस वेट और नहीं। आदरणीय भास्कर जी ने यही बोलना है कि आप जो लिख के देंगे, कांटे में यदि ज्यादा भी है तो उससे उनको मतलब नहीं, लेकिन जो आपने नेट वेट, भास्कर जी यही कहना है कि जो नेट वेट हमने डिक्लेयर किया दुकानदार ने बिल्कुल, वो मान्य नेट वेट करेगा। आपने डिक्लेयर किया। तो वो रिसेप्शन पे या तो रिजेक्ट करें, या फिर अगर सेंटर वाला आदमी करना चाह रहा है तो फिर वो उसको उस तरीके से हैंडल करें, क्योंकि सेंटर का अल्टीमेटली बेचना ज्वेलर को है। तो सेंटर जो ग्राहक है वो हमारा ग्राहक बेवकूफ नहीं है, उसे भी समझ में आता है, ठीक है ना। तो मतलब ये अज्यूम करें अगर ज्वेलर से बेचा है, गलत से चीट करके तो अपना जो ग्राहक है उसके से चलेगा। हाँ बिल्कुल। नहीं मैडम, लेकिन ये आपका कहना है, लेकिन भास्कर जी ने बोला है वो ज्यादा सही है। उन्होंने बोला है नहीं, आप मना नहीं कर सकते ना, आप कैसे मना कर देंगे जब हमारा दुकानदार लेने तैयार है कि हमने जो डिक्लेरेशन दिया है। तो इसकी मतलब इसमें तो मैं समझ रहा हूँ कि भास्कर जी जो मैडम बोले वो बिल्कुल कोई वैलिड ही नहीं है, या आप जो बोला वो सही है, आप दोनों की बातों में कंट्रोवर्सी है। देखिए, ये जो इशू आप रिजॉल्व कर सकते हैं अगर आप ज्वेलर को बताएंगे, कहते हैं कि ये हमें लग रहा है कि नहीं है, बट स्टिल अगर ज्वेलर इंसिस्ट कर रहा है कि ये है हमारा, तो आप क्या कर सकते हैं सेंटर, आपको तो काम करना पड़ेगा। सेंटर की जिम्मेदारी केवल प्योरिटी की होती है। क्या मार्क बेच रहा है, क्या बेच रहा है, आपके जाने के बाद ज्वेलर ने मान लीजिए उसमें कुछ चीजें कर ली हैं, तो आप सेंटर को ये नहीं कहेंगे जैसे कि हमें 2 ग्राम का चेंजेस अलाउड है, तो आपने मान लीजिए 5 ग्राम की मांग की, ज्वेलर ने उसमें 2 ग्राम का चेंजेस करा दिया, वो 7 ग्राम की हो गई, ठीक है ना। मैं समझ गया ना, अल्टीमेटली आप तो वो मांग करोगे, या तो उसने डिक्लेयर किया वो मांग करोगे, या आप जो नेट वेट आपका जो आपका एक्चुअल वेट आ रहा है, क्रॉस वेट से जो भी दाने आने रहते हैं मंगलसूत्र का, वो मांग करोगे। सेंटर के पास तो ये नहीं है अथॉरिटी। एक्चुअली क्या है भास्कर जी, यहाँ पे क्या होता है कि कांटे में जो वजन आ रहा है हम उसको मानेंगे, ये होती है हमारे पास सेंटर की, लेकिन हमने जो बोर्ड जितना लगा तो ऑलरेडी लिख के दे रहे हैं, तो हमारी बात ज्यादा वैलिड माना है, मतलब दुकानदार जो बोलेगा वो बात वैलिड है। सभी ध्यान में, यदि जो भी दुकानदार अपना मंगलसूत्र बेचता है तो निश्चित रूप से उसको लिखित में अपना देना पड़ेगा, इसमें इतना बोर्ड हो वो बात मानी जाएगी, उसके बाद और बात सेंटर करेंगे। क्या कोई मैन्युफैक्चर भास्कर जी आना भी है? मैडम रश्मि मैडम, आप अपनी बात लिख के, हमने कल भी बोला था, मैं कल सेंटर गया था आपके यहाँ, कि आपकी जो भी दिक्कत है मैं शर्मा जी को बोल के आया था कि जो भी प्रॉब्लम है आप हमको लिख के दे दीजिएगा। यदि उन्होंने कल दे दी होती तो आज दिक्कत नहीं आती। आज इसीलिए हमको सिर्फ व्यापारियों की बात उठाना पड़ेगा। यदि कल हमारे पास बात आ जाती कि ये प्रॉब्लम आपके पास है तो निश्चित रूप से उसका सोल्यूशन आज मिल जाता, हम पहले पेमेंट जी को बता देते। चलिए ठीक है, अपन अपनी बात सुना। यदि भास्कर जी, यदि कोई मैन्युफैक्चरर या होलसेलर किसी रिटेलर से डिक्लेरेशन लेकर उसे माल दे सकता है कि वह अपनी हाथ करा लेगा, तो क्या वो माल दे सकता है? नहीं, मतलब होलसेलर बिजनेस भी आपको हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं बेचेगी।
मालिक होलसेलर से रिटेलर भी आप बिना हॉलमार्क नहीं खरीद बेच सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दें, यदि कोई भी है मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से आप माल लाते हैं तो वह HOID का ही होना चाहिए। निश्चित रूप से बिना डिक्लेरेशन के बाद आप वो माल नहीं ला सकते हैं, जैसा कि भास्कर जी ने बताया। विपिन जी, होलसेलर और रिटेल की बात करने की अभी जैसे डीजी साहब से बात हुई थी, वो हम लोगों ने क्वेश्चन की मांग भी रखी हुई है कि जो हमारा होलसेलर है वो बगैर HOID का रख सकता है, तो उसमें कुछ अपडेट आया है क्या आपके पास? नहीं अभी तक अप्रूवल में स्थिति क्या होगा? जैसे मान लीजिए हम जबलपुर में बैठे हैं और आसपास के ग्रामीण एरियो में हमारा छोटा व्यापारी लेके जाता है या हमारा लड़के माल लेके जाता है, 2 किलो माल लेके गया, वो अप्रूवल पाउचर में लेके गया, 500 ग्राम बैठ के आया, ऐसी स्थिति में एक्ट क्या बोलता है? अप्रूवल पाउचर में अगर माल लेके जाए, धनंजय जो आकर करूँगा अप्रूवल के बारे में थोड़ा सा। एक होलसेलर है जबलपुर में या 256 डिस्ट्रिक्ट में, वो दूसरी जगह अपना सामान लेके जा रहा है, उसको एक इलेक्ट्रिक चालान इशू करना पड़ता है GST के अंदर, जिसको ज्वेलर्स की भाषा में अप्रूवल वाउचर कहते हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर 2 किलो माल एक ज्वेलर किसी नॉन रजिस्टर्ड ज्वेलर के पास लेके गया, 2 किलो लेके गया, उसमें से उसमें 500 ग्राम माल छाटा, 1500 ग्राम को वापस लेके अपनी दुकान में आ गया, तो उसको 1500 में कराना है हॉलमार्किंग, 500 में कराना है, 2 किलो में कराना है, किस में कराना है? ये दोनों कंडीशन में वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं। पहले जो ये होलसेलर है वो अगर 256 जिलों में है, और दूसरा अगर वो 200 होलसेलर नॉन मतलब 256 जिलों के बाहर है। देखिए, जो भी हॉलमार्क जो होलसेलर है वो पहली बात तो क्या कहते हैं कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसके पास ले ही नहीं जा सकता है, लेकिन ना वो लेके भी क्या कर लेगा? जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो लेके भी क्या कर लेगा? वो बेच भी सकता नहीं है हॉलमार्क ज्वेलरी, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन का तो ये जवाब हो गया, ठीक है ना। और वाउचर का सिस्टम ऐसा है कि वाउचर का अगर कुछ नियम नहीं है, गाइडलाइन नहीं है। नहीं, इसमें भास्कर जी एक बात ये थी कि जैसे एग्जीबिशन वगैरह, एक मिनट में बात की, बॉम्बे वाला व्यापारी लेकर आया, व्यापारी आपके पास, आप मान लीजिए बॉम्बे वाला ज्वेलर है, आपके पास लेकर आया कि आपके पास ये ज्वेलरी है, वो आपको दिखाने के लिए अप्रूवल में लेकर आया, और वो फिर जो है बॉम्बे वाले ज्वेलर की जिम्मेदारी हो जाती है कि जबलपुर में आया कि जबलपुर में हॉलमार्किंग कराए, फिर वो आपको भेजे। हॉलमार्क है कि नहीं? हॉलमार्क है तो क्या दिक्कत है? कैसे भी बीच ला सकते हैं, क्या दिक्कत है? मतलब BIS तो हॉलमार्क के ऊपर हॉलमार्क हो गया, BIS का रोल वहाँ पे खत्म हो गया। तो सेल में आप क्या करते हैं? जैसे भास्कर जी मैं यही प्रश्न पूछ रहा हूँ, जैसे एग्जीबिशन में आपने फ्री कर दिया है, यदि मान लीजिए आप एग्जीबिशन में आप यदि लेके जाना है ज्वेलरी तो उसको हॉलमार्क होने की जरूरत नहीं है, अप्रूवल के साथ अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल तो आपको इन्फॉर्मेशन देना है, अप्रूवल जो कंसर्न अथॉरिटी है गवर्नमेंट अथॉरिटी को आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना है कि मैं उसमें जा रहा हूँ। तो क्या ऐसे में हम लोग अपना होलसेलर जो हमारा है वो अप्रूवल का माल ले जा सकता है बिना HOID के? हमारा तात्पर्य क्या है? हाँ बिल्कुल, अगर एग्जीबिशन का यूज किया उसमें तो एग्जीबिशन के लिए लेके जा रहा है तो जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी उसके भी आप अप्रूव करा के ले जा सकते हैं। नहीं, एग्जीबिशन में जैसे ले जा सकते हैं वैसे, जैसे एग्जीबिशन में ले जा सकते हैं वैसे क्या होलसेलर जो हमारा है वो माल लेके ऐसे अप्रूवल में ला सकता है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, एक बॉम्बे वाला ज्वेलर, बॉम्बे वाले ले लेते हैं, वो लेकर आया आपके पास जबलपुर वाले ज्वेलर के पास नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी, ठीक है ना। वो लेकर आया, ज्वेलर ने ये पसंद कर ली, आप जबलपुर आ गए हैं, डायरेक्ट नहीं बेच पाएंगे यार, पहले उसे हॉलमार्क कराएंगे, ठीक है ना, फिर आप उसे जबलपुर वाले को बेच सकते हैं ज्वेलर को। देखिए सभी लोग समझ लें, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है कि मान लीजिए बॉम्बे से कोई भी व्यापारी माल लेके आता है तो वो माल बिना हॉलमार्क का भी ला सकता है, लेकिन यदि वो आपको रिटेलर को देता है तो निश्चित रूप से उसको हॉलमार्क करा के ही देना पड़ेगा। मतलब माल वो ला सकता है, आपने जो बताया है। नहीं, अगर बिजनेस टू बिजनेस, अगर मान लीजिए जो बिजनेस टू बिजनेस, अगर मैन्युफैक्चरर तो बना के दे रहा है तो उसे हॉलमार्क लेगा। अगर वो जो ज्वेलर जो मैन्युफैक्चर करवाया है उसने, होलसेलर ने, और अपना जो जॉब पे बनवाया है उसको ला सकता है, ठीक है ना।
ये बिजनेस और ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। बात तो वही होगी, हम तो समझ रहे थे कि पहले नहीं। चलिए ठीक है। मतलब होलसेलर वाला जो है वो माल लेके आएगा, HUID का माल लेके आएगा, मतलब सीधा सा काम किया। मैंने HUID के डबल नहीं कर सकता, जबकि मैं समझ रहा था कि शायद यदि एक आपसे मशवरा लेना था कि क्या हम लोग एक प्रपोजल भेज सकते हैं कि मान लीजिए हमारा जो ग्राहक है, हम एक कैलोमीटर रख लेते हैं और हम कैलोमीटर से चेक करा के अपने ग्राहक को माल दे सकते हैं। तो ये हम लोग की बात ऊपर तक आप पहुंचाइएगा तो सब समस्या समाधान हो जाएगी। कैरेक्टर मीटर के ऊपर होने लगता तो फिर तो कोई बात ही नहीं करते। वो जो असेंग है वो जल्दी है ना, कैरेक्टर मीटर के अलावा आप लोग इतने सारे बैठे हैं ज्वेलरी काम करने कोई अच्छा मेथड ढूंढे जो असेंग से अच्छा है, ज्वेलरी खराब ना हो, ऐसा ढूंढे बताएं BIS को, तो BIS को कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो यही सबसे अच्छा नोन मेथड है फाइनेंस वाला। इसमें एक चीज और बताइएगा कि कितने PPT के डिफरेंस में मान लीजिए कोई एक्शन होता है तो कितने PPT के डिफरेंस में आप एक्शन लेंगे। मान लीजिए किसी की मालूम गड़बड़ी आती है तो कितने PPT के डिफरेंस में आप एक्शन ले पाएंगे। और देखिए सेंटर की रिगार्डिंग बात करें, ज्वेलरी के रिगार्डिंग सैम्पलिंग वाली जब लेके आए सेंटर के लिए गाइडलाइन है, एक ज्वेलरी के लिए गाइडलाइन है। किसके बारे में जानना है, सेंटर या ज्वेलरी? दुकानदार दोनों के लिए बता दीजिए आप। अगर 40 PPT से ज्यादा अंदर होता है तो सीधा लाइसेंस कैंसिल है, सेंटर का भी और असेंस का भी दोनों का। ठीक है, 40 PPT आप परसेंटेज काम कर सकते हैं ना, 40 PPT पार्ट पर काम है। हेलो चालीस टुकड़ी तक का माल यदि मान लीजिए डिफरेंस आता है तो BIS के अधिकारी उसमें छूट दे सकते हैं, अन्यथा उसमें कार्रवाई होगी। और कार्रवाई क्या क्या होगी कृपया यही बताने का कोशिश करें। 40 टुकड़ी से ज्यादा का डिफरेंस करते तो लाइसेंस सीधे कैंसिल होता है, कोई आपको वो नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, 40 टुकड़ी से ऊपर का सेंटर और ज्वेलर दोनों का कैंसिल होता है। अगर 5 से 40 PPT 5 PPT के ऊपर और 40 PPT से नीचे आता है तो सेंटर का लाइसेंस स्टॉक मार्केट में हो जाता है। ठीक है ना, सेंटर का लाइसेंस स्टॉक मार्केट में हो जाता है। ज्वेलर का तो ऐसा कुछ नहीं है, ज्वेलर को 3 मौके दिए जाते हैं। मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। तो इसके साथ ही साथ एक सेक्शन 19 की भी कार्रवाई जो होना है थोड़ा उसकी जानकारी अवश्य है। धनंजय ठीक है ना, सेक्शन 19 की भी जानकारी। अगर 5 से 40 PPT के बीच में सैंपल फेल होता है तो ज्वेलर को एक मौका दिया जाता है, दोबारा सैंपल ड्रॉ होता है उसके यहाँ। पहली बार आपका सैंपल ड्रॉ हुआ, 5 से 40 PPT का अंतर आया, BIS आपसे एक रिप्लाई मांगेगी, कुछ दिन बाद फिर से सैंपल ड्रॉ करेगी। अगर दोबारा आपका 5 से 40 टुकड़ी के बीच का अंतर आया तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। 2 बार अगर लगातार 5 से 40 टुकड़ी के बीच का अंतर आया तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और मान लीजिए पहली बार आपका 5 से 40 टुकड़ी का अंतर आया, दूसरे बार में आपका 5 से कम अंतर आया। ठीक है, टुकड़ी का अंतर 2 से 5 के बीच का है, 2 टुकड़ी तक का तो माफ लीजिए। मान लीजिए 9 से 16 है, 14 आता है तो माफ है। अगर 2 से 5 के सेकेंड टाइम में 2 से 5 का आता है अंतर तो आपको एक मौका और दिया जाता है, और नेक्स्ट टाइम में अगर 2 से 5 का आया अंतर तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इसके बाद सभी व्यापारियों के आग्रह है, लास्ट क्वेश्चन है, माइक आप लोगों के पास आ रहे हैं, जिनको जो क्वेश्चन पूछना है उमेश जी क्वेश्चन पूछेंगे और जिसको जो क्वेश्चन पूछना है वो माइक बुला सकते हैं। आप जब तक आपके पास आते हैं, जब तक आप 19 की जानकारी देंगे उसके साथ ही साथ एक जानकारी और चाहूंगा कि जो अनफिनिश्ड माल है, जैसे कारीगर के यहाँ से आता है फिनिश्ड और अनफिनिश्ड माल, तो अनफिनिश्ड माल के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। मान लीजिए हमारे पास अनफिनिश्ड माल होता है और मान लीजिए कोई BIS के अधिकारी आता है तो फिर उसमें कोई एक्शन की चांस है कि नहीं? अनफिनिश्ड माल तो अलग ही दिखता है उसमें आप जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या दिक्कत है?
ये अनफिनिश माल है, इसकी प्रोसेसिंग होनी है, बस बीआई से कुछ नहीं जानना है कि आप उसको जस्टिफाई कर पाए, आपके बिल बुक में चेक होना चाहिए कि अनफिनिश है, इसकी और फिनिशिंग होनी है। विपिन जी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, जब तक चीज़ों को पूछेगा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि जो हमारे पास अभी मान लीजिए टांके वाली ज्वेलरी है और हम अपने उसको अलग अलग से डिजाइन दिखाने के लिए नाट मार्क सेल करके उसको रखें, हम उसको सेल नहीं करें। विपिन जी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 ग्राम से ऊपर की ज्वेलरी उसमें टांका लगा है, टांका मतलब कैडमियम, वो नाट मार्क सेल के रूप में हम अपने दुकान पर रख सकते हैं या नहीं रख सकते? नाट मार्क सेल के रूप में डिजाइन दिखाने के लिए नॉट फॉर सेल, ये तो आप एक्ट का लूप होल है, आप चाहें तो रख सकते हैं, बट ये फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने बेचा नहीं है। डिजाइन दिखाने के लिए, जैसे बिल्कुल ये एक्ट का लूप होल है, थोड़ा सा लॉ का है, आप रख सकते हैं, बेचने को मना है, ठीक है? बेच नहीं सकते, रख सकते हैं, नाट मार्क सेल लिख कर रखो। एक सेकंड, जो किसी को बोलना किसी को क्या करता है, मीनू भाई क्वेश्चन पूछ लीजिए, माइक ले लीजिए। मीनू भाई क्वेश्चन, हाँ मीनू भाई पूछो ना, पूछो, कोई दिक्कत नहीं, आपने हमें बताया है। विपिन जी, मीनू भाई के पास एक क्वेश्चन आया व्हाट्सएप में कि जो रजिस्टर्ड ज्वेलर्स है जिन्हें लाइसेंस लिया हुआ है, वो भी 2 ग्राम के अंदर की टांके वाली ज्वेलरी रख सकता है क्या? हाँ 2 ग्राम में टांके वाली रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओवेन जी से आगे है तो अपने क्वेश्चन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे इसका टर्नओवर 40 साल से कम है और उसने आमा जो भी उसने लाइसेंस दे दिया, तो क्या वो नान आमा भी बेच सकता है क्या? हाँ बेच सकता है, बराबर। तो ये क्लियर हो गया कि जबलपुर शहर में जिसका 40 लाख से कम का टर्नओवर है वो हालमार्क नान हालमार्क दोनों ज्वेलरी बेच सकता है। इसके अलावा जो 256 जिले हैं उसके बाहर का कोई व्यापारी उसने भी लाइसेंस लिया, तो क्या वो भी नान हालमार्क ज्वेलरी बेच सकता है? बिल्कुल, वो तो मैंडेटरी से बाहर बेच सकता है। इसलिए जो बहुत जरूरी पूछना चाहता हूँ कि हमारे में जो बहुत सारे ऐसे वर्कर जॉबर्स का काम करते हैं, कस्टमर से सुना मिलता है, उनका जीवन बना के देते हैं। मेरे पास मान लीजिए कोई लेडी साइकिल कोई कुड़ी मेरे को बना के वो अपनी पुरानी चुनी मैंने तो नई चुनी बना के दी, वो टेक्निकल बिजनेस में हारमार्क चाहिए। अगर आप हारमार्क लगा के बोलते तो इतने कुड़ी खरीदोगे, देखो आपने बनवाओ नहीं तो सही बनवाओगे, हमने लाइसेंस दे दिया, हम जॉब वर्कर हैं, हम फिर नहीं करते, तो हम उस ट्रांजेक्शन को कैसे डिस्पोज करेंगे कि आपने उस ज्वेलरी को बनाया, हारमार्क कराया, अब उसको डिस्पोजल कैसे होगा कि हमने उसको बेची या हमारे स्टॉक में कैसे वो डिस्पोजल होगी? अब या तो आप उसे दिखाना तो पड़ेगा कि आपने जॉब वर्क के लिया, मेल्ट किया, बना के दे दिया, ये प्रोसेस हम दिखा देंगे। हाँ, अब ये आप ज्वेलर के लिए कर सकते हैं, आप डायरेक्ट किसी कस्टमर से लेंगे तो वो आपसे सेल करेंगे वापस, नहीं वो आप डायरेक्ट कस्टमर से ले रहे हैं, ज्वेलर से ले रहे हैं। हम कस्टमर से नहीं ले सकते हैं, ज्वेलर से तो प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जी, जी। लाइसेंस से लगा देगा। लेकिन मान लीजिए कहीं महीने में एक बार कस्टमर आ गया, कोई परचेज वाले ही आ गया कि दो जोड़ी तो अल्टीमेटली आपको लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा, फॉर्मेट कराना है। ले ले रहा हूँ जी। लेकिन मैंने लाइसेंस लेकर के उसका आमा करा, लेकिन मैं सामने वाले को पूरी बेच तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली ही कंपल्सरी है। ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए लोग एक्चुअली लगानी है। ऐसी कंडीशन में हम एक्चुअली पोर्टल पे हमारा एक रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया, उसको हम आगे डिस्पोज कैसे करेंगे? क्या वो अगर जो कस्टमर को मजदूरी का बिल बना के देंगे, वो उसके लिए एक सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट माना जाएगा क्या? मतलब कि मैं क्वेश्चन ये समझ में आया कि कोई आया आपके पास ज्वेलरी लेके पुरानी, उसने रीमेंट करा के आपने उसको क्या कहते हैं दोबारा नया बना के दिया, फिर वो कह रहा है कि आप उसको क्या कहते हैं कि हॉलमार्क करा के दो, आपने लाइसेंस ले लिया, आपका लाइसेंस है, आपने हॉलमार्क करा लिया, हॉलमार्क करा के उसको दे दिया, यहाँ तक मैं समझ गया। उसकी बिलिंग नहीं, मतलब क्या है इसकी इसकी बिलिंग अब अपने आप क्योंकि ये पूरा काम जहाँ पर तो आपने सर्विस हो गई, अपनी जॉबर में जाएगा, जॉबर में कहीं भी लाइसेंस देना अनिवार्य है नहीं। विवेक,
फिर आपको कितने को बिल देना पड़ेगा? एज ए ज्वेलर बिल देना पड़ेगा आपको। नहीं, हम लाइसेंस ले रहे हैं, लाइसेंस में कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमको उसका सही दिखाना पड़ेगा कि सही का बिल बनाना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये एकदम इसका क्लियर आंसर नहीं है अभी कुछ, क्या कहते हैं कि ये वन ऑफ द टाइप क्वेश्चन है जनरली। चलिए, ओके, धन्यवाद। ठीक है। महोदय निवेदन है कि नोट कर लें, ये नोट कर लें आप थोड़ा सा, तो ये जरूर से आप विवेक अग्रवाल क्वेश्चन आपको पूछना है, क्या माइक लेके आपको क्वेश्चन पूछना है। इसके बाद सबके जैन और शराब, हाँ पहचान की आप लोग मेरे दो प्रश्न हैं केवल। एक तो यदि मैंने अभी तक परिवार का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और मैंने आज रजिस्ट्रेशन करवाया, तो जो मेरे पास पुरानी ज्वेलरी जो पारंपरिक टांके की रखी हुई है, उसको मुझे किस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्या मुझे उसको डिस्पोज करना पड़ेगा? टांके की मतलब कैटरिंग प्रेजेंट है तो आपकी पारंपरिक टांका जो है, अब वो आपकी जो ज्वेलरी टर्म होगी वो हमारे काम में टांका मतलब कैटरिंग, ठीक है। कैटरिंग प्रेजेंट है तो आपकी ज्वेलरी फेल होगी, आपको दोबारा पेमेंट करके उसे रिमेंट करके बिना टांके के बनाना। मान लीजिए उस स्टॉक को भी आपने 21 अगस्त तक हमको टाइम दिया हुआ था कि उस स्टॉक को खत्म कर दें, मान लीजिए वो नहीं बिक पा रहा है, तो उसके बाद हम उस स्टॉक को बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे? पुराने हॉलमार्क विदाउट हॉलमार्क तो बेचने की 16 तारीख से। दूसरी चीज, 2 ग्राम से ज्वेलरी के विषय में जो बार बार अभी कई प्रश्न आए, 2 ग्राम से कम ज्वेलरी कोई पर्टिकुलर, जैसे आपने पर्टिकुलर आर्टिकल का कि 3 ग्राम का टॉप 1.5 ग्राम का आर्टिकल, ये जो आर्टिकल्स हैं ये परंपरा से इस प्रकार से बन रहे हैं, पारंपरिक टांके में भी बन सकते हैं क्या? जिस पे हॉलमार्क नहीं होना है वो आप कैसे भी बनाएंगे, ये है उससे कोई कंसर्न और नहीं वो है। और हॉलमार्क जो मैंने जैसे रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो क्या मैं उसको बिलिंग पर अलग अलग पर्टिकुलर वर्जन से मेंटेन करूंगा? तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा मतलब जैसे 1.5 ग्राम का टॉप, 2-3 ग्राम का टॉप है और वो पारंपरिक जो अभी जो पारंपरिक टांके में विदाउट गिनिंग, उस पर 1.5 ग्राम और 1.5 ग्राम करके हम बिलिंग करेंगे कि हम 3 ग्राम का वजन लिखेंगे, किस तरह से बिलिंग करेंगे, उस पर क्या ऑब्जेक्शन है? हालांकि ये आप ये अंडरस्टूड है कि आप पेयर लिखोगे उसमें, ठीक है ना, रिंग टॉप्स का पेयर लिखते हैं जनरली लिखने की लैंग्वेज में, पेयर मतलब पेयर में अल्टीमेटली पेयर, तो अंडरस्टूड होगा कि आधा आधा होगा, ठीक है ना। और ये कंफ्यूजन दूर कर लें, क्या कहते हैं कि अगर जो मैंडेटरी नहीं है, 2 ग्राम के नीचे है, तो वो आपको कैसे भी बनाए, गैस कोई इशू नहीं है, बस गैस के अपना ही कंसर्न है कि अपने कस्टमर को चीट ना करें। बस कि अगर मान लीजिए कि आपने कहा है, क्या कहते हैं कि उसको बता रहे हैं कि 80% का सोना है, तो 80% दें उसे, आप ये नहीं देखेंगे कि 2 ग्राम से कम है उसे 96 बोल के 80% बढ़ा दें, बस इतना कंसर्न है कि इसका। व्यापारियों के आंकड़े हैं जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उनको कृपया रिपीट न करें। अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको तुरंत रोक दिया जाएगा। आप उनको अंदर न लें, हम सब व्यापारियों का टाइम बहुत कीमती है। रिपीट क्वेश्चन कोई भी न करें, एक बात का विशेष ध्यान करें। अगर क्वेश्चन रिपीट होगा तो आपको तुरंत रोक दिया जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सबने बना के मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे ऑर्नामेंट्स में डिवाइडिंग सेड हो जाती है, मार्क्स निकाल लो। ऑर्नामेंट्स में डिवाइडिंग सेड हो जाती है, दिखती नहीं है ओवर टाइम, तो उसका हम कैसे डील करेंगे उसके साथ? ऑर्नामेंट्स में लगी हुई डिवाइडिंग ओवर टाइम सेड हो जाती है, ऑर्नामेंट्स में लगी हुई डिवाइडिंग ओवर टाइम दिख जाती है, सेड हो जाती है, दिखती नहीं है, उसका हम कैसे डील करेंगे? उसका क्या प्रोसीजर है? एक्चुअली क्या है, अगर असल जी क्या होगा कि जैसे आइटम रखा हुआ है और इनका सेल नहीं हुआ है, तो तभी तक इसकी एचओआईडी निश्चित रूप से एक आध में अगर आपने या रिपेंट करवाई होते या जो पुरानी आईडी आपको तो पता होगी, ठीक है, कि ये आईडी थी, ये आप अपने सेंटर से करके दोबारा कहीं से मांग करा, वही आईडी ये आपका सेम है,
वो आपको तो आपकी तो रिकॉर्ड में आती है कि ये आपका वो पीस है, आपकी आईडी फेल हो गई है, या तो उस पर आप दोबारा मार्क करा लें वही आईडी, या आप सेंटर से दोबारा जैसे मान लीजिए हम टैग लगा के रखे होंगे, लेकिन कस्टमर को समझ में नहीं आएगी उस स्थिति में हमारे यहाँ टैग लगा दिया उस नंबर तो उसमें सिर्फ आप मार्किंग करा रहे हैं ना, और मार्किंग उसकी टेस्टिंग तो वही केस आ रही है, आपके पोर्टल में भी वो अवेलेबल है, बस मार्क आपका मिट गया है तो आप उसको किसी भी लेटर से मार्क करवा नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें यह है कि हम कस्टमर को बता दें के हिसाब से भाई हमारा टैग भी लगा है और नंबर ये है हो गया पहले मार्क करा लें इसको, क्योंकि उसके बाद अपने जो प्रूफ दिखा दें कहते हैं कि अपने यहाँ सेंटर को ये ऑलरेडी आप कॉल कर चुके हो, ये HOID था हमारे पोर्टल में भी अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिए, आप उसमें दोबारा एक लेटर मार दीजिए। इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि मान लीजिए कस्टमर जाता है हमारे सेंटर में और वो इंक्वायरी करता है इस आइटम का, तो उसको इसके अलावा क्या क्या जानकारी मिल सकती है उस कस्टमर को, यह माल कहाँ का बना है, किसने बनाया है, इसके पहले का क्या क्या, ये सब जानकारी उसको मिलेगी कस्टमर को क्या? नहीं, इसमें ये सब जानकारी नहीं, केवल वेट पता चलेगा और शायद सेंटर फोटो कितना फोटो ये किसने किस ज्वेलर का ये पता चल जाएगा, बस सेंटर में मार्क किया है पर मतलब उस पोर्टल से उसको सिर्फ ये जानकारी होगी कि शुद्धता कितनी है, हाँ, और वेट कितना है, किस ज्वेलर ने मार्क बनाया है और किस ज्वेलर ने बेचा है और किस ज्वेलर का क्या कहते हैं किस सेंटर ने मार्क किया है, मतलब उसके और ऊपर की जानकारी प्राप्त नहीं होगी। ये अच्छे से समझ लें कि मान लीजिए आज दुकानदार कोई भी माल बेचता है, ग्राहक जाके हमारे सेंटर से जानकारी ले सकता है, तो उसको हमारे सेंटर से सिर्फ यह जानकारी मिलेगी कि कितनी क्वालिटी का है, कितनी शुद्धता का है और साथ ही साथ किस दुकानदार का है, उसके ऊपर की शायद उसको प्राप्त नहीं होगी। जैसा कि आपको भाषा जी बिल्कुल नया बात की या जो HOID का है उसका नाम कहीं नहीं आएगा, HOID कौन है, ज्वेलर का नाम है नहीं मान लीजिए आपने होलसेलर से माल लिया है, हमारी बिलिंग में आ गया, हाँ। फिर हमने रिटेलर ने हमारे कस्टमर को बेचा, तो क्या होलसेलर का भी आएगा क्या? जिसने और मार्क कराई है अपने नाम से उसका नाम आएगा। नहीं सारे मान लीजिए होलसेलर से माल लिया तो उसकी मार्केट होगी, तो फिर हमारा दुकानदार हमारे तो कुछ सीधा ना हो जाएगी ना, तो वो आप उसमें ट्रांसफर करेंगे HOID में तुम कस्टमर ट्रांसफर कर देंगे, फिर पर लिख देंगे आप। हाँ, जैसे हमारी पुरानी HOID वाली ऑप्शनल है, आप लिख सकते हैं, ऑप्शनल है आपके कंपल्सरी नहीं। हमने जैसे पुरानी HOID वाली ज्वेलरी खरीदी है उसको मेल्ट करने का क्या प्रोसीजर है, डैमेज हो गई या ओल्ड आई है, ये राजा ने सवाल पूछा था, इसका भी अलग कुछ पोर्टल पे नहीं है, एक हम इसका पोर्टल में ऑप्शन डलवा देंगे कि अगर कोई नंबर ऑफ HOID मेल करना चाहता है, ट्रैक करना चाहता है HOID को, तो उसका एक ऑप्शन हमें डलवा देंगे। HOID ट्रैक करना चाहते हैं, ये सवाल है ना, HOID ट्रैक करना चाहते हैं तो उसका एक पोर्टल में डलवा देंगे। और बिल में HOID मेंशन करने का ऑप्शनल है आपके ऊपर, मर्जी आपका जो करें ना करना। क्या जैसे पुराना माल हॉलमार्क का पड़ा है, पुराना माल हॉलमार्क का पड़ा हुआ है, हॉलमार्क ही नहीं हुआ, उसका क्या करना पड़ेगा? जैसे एक वो आप क्वेश्चन मतलब पुराना हॉलमार्क बगैर हॉलमार्क का माल हॉलमार्क वाला पड़ा हुआ है, वो वाला पड़ा है, 916 वाला पड़ा है, एक वो जैसे अभी हुआ है, अब उसका क्या करना पड़ेगा? वो नहीं है, वो ऐसा इलेक्ट्रिसिटी कोई डेट नहीं दी गई है, ये ऐसी कोई डेट नहीं है फिलहाल। दो चीजों में कंफ्यूजन है, एक तो आपने बता दी कि 4 बार वाले कॉपी भी हम फिर से दे सकते हैं, दूसरा एक प्रश्न और उठता है जो हमारी हॉलमार्क क्यों ये ज्वेलरी है, इसकी कोई टाइम लिमिट आपने निर्धारित की है, मतलब लाइफ टाइम कभी भी आप दे सकते हैं, ये लोग सभी लोग जानते हैं, यदि आपके पास हॉलमार्क की ज्वेलरी पुरानी भी रखी है, इसमें 4 मार्क है, वह आप लाइफ टाइम कभी भी दे सकते हैं। इत्तेफाक प्रोसेस ही बिल्कुल बिल्कुल तय बात है कि वो हॉलमार्क वाली ज्वेलरी आप कभी भी दे सकते हैं, उसमें HOID पुनः कराने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी लगवा सकते हैं। ये क्वेश्चन हम मेरे भाई के नाम से ला सकते हैं, कोई भी ईमेल से वो ओपन कर सकते हैं कि उन्हीं का ईमेल डालना पड़ेगा या उन्हीं के मोबाइल से करना पड़ेगा, मेरे भाई के नाम से ला सकते हैं, ये सर्टिफिकेट है हॉलमार्क का, तो कोई भी ईमेल से हम माल हॉलमार्क सेंटर पे भेज सकते हैं या उन्हीं के मोबाइल नंबर से या उन्हीं के उससे भेजना पड़ेगा? नहीं अभी वही हमने जो आपसे पूछा था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है इनका कि जैसे मान लीजिए भाई को मोबाइल चलाना नहीं आता है,
नहीं आप सेंटर से लेकर उससे कर सकते हैं, किसी भी उससे कर सकते हैं, कोई भी ईमेल आईडी आ किसी भी सकती मेल है। आईडी है। मतलब मेल आईडी में क्या, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। पोर्टल पे जो हॉलमार्क कराने के लिए पोर्टल पे डालना है, वो किसी भी पेज पे कर सकते हो, मतलब अपने भाई के, अपने मिसेज के पोर्टल पे तो वो आप क्या कहते हैं कि रजिस्टर करेंगे, आपको जो आपने रजिस्टर कर लिया है उससे करना है, आपको एक बार करना है बस। भेज भेज एक बार सबसे भेज को पूछ ले दो, भेज को पूछ विपिन जी, जैसे डायमंड की अंगूठी बनाई है तो उस एक अंगूठी बनाई है, बाकी अंगूठी भी डायमंड की होनी चाहिए कि सोने की चल जाएगी हॉलमार्किंग के लिए? इनका प्रश्न ये है, क्या होता है कि जो इनका जो प्रश्न है वो ये है कि मान लीजिए हमको डायमंड की अंगूठी बनाना होती है, तो पर्टिकुलर एक मेजरमेंट होता है, पर्टिकुलर एक नाम होता है, तो हमको क्या एक अंगूठी की हॉलमार्क नहीं होगी, नंबर एक। यदि हमको और फिर सैम्पलिंग के लिए देना है तो बोलते हैं हमें कम से कम 5 अंगूठी चाहिए, वो कैसे व्यवस्था हो पाएगी उसकी, इसका एक प्रश्न आपका देखिए एक ये अभी अमेंडमेंट आने वाला है स्टैंडर्ड में, अमेंडमेंट में स्टैंडर्ड में अमेंडमेंट आने वाला है मिक्स लॉट के रिगार्डिंग 10 आर्टिकल जो आपके हैं वो एक 10 आर्टिकल का भी आपका एक आने वाला है, 10 आर्टिकल में से आप मिक्स लॉट में आप डिक्लेयर करके एक पीस ले सकते हैं सैम्पलिंग के लिए। विपिन जी, छोटे लाट के लिए जो आपने बोला था, आप जरूर ऊपर भेजिए और उसकी व्यवस्था कराइए। अंतिम 5 मिनट है, 2 या 3 व्यापारी और क्वेश्चन पूछ लीजिए, घनश्याम जी, पूजा श्री और हमारे उपाध्याय राजा जी ट्रेन है हमारी सभा 5 अंतिम 5 मिनट और है, टाइम दे दें। एक प्रश्न मेरा है कारीगरों के लिए, क्या जैसे 14 कैरेट, एक मिनट भैया, जैसे 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट और 23 कैरेट की BIS और सरकार के माध्यम से मतलब जो है स्वीकृति मिली है, तो जनरली जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी बनाते हैं तो उसमें टाका कम परसेंट का और स्किल ऊंची रखते हैं, और हॉलमार्क की पहली शर्त है कि जो भी ज्वेलरी बने वो होमोजीनियस होना चाहिए, टाका भी उसी परसेंट का और इसके भी उसी परसेंट की होना चाहिए। तो 96 में तो लोग माहिर हो गए जो करते आ रहे हैं, मगर जो 20 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट है, इनमें टाका किस तरह चला है, बहुत सारे कारीगरों को, लगभग 90% कारीगरों को ये प्रोसेस ही नहीं मालूम। तो एक हमारा IAS है, मेरा मतलब इससे एक मेरा अनुरोध है कि लगभग 90% कारीगरों को 14 कैरेट और 18 कैरेट और 20 कैरेट में किस तरीके का टाका बनाना और किस तरीके की ज्वेलरी बनाना चाहिए, इसका प्रोसीजर उनको नहीं मालूम। तो क्या BSI के माध्यम से किसी ऐसी कार्यशाला या इसके माध्यम से उनको जागरूक करें, उनको एजुकेट करें कि आप ये ज्वेलरी इस तरीके का टाका लगा के बना सकते हैं, तो क्या इस तरीके का कोई प्रावधान है आपके माध्यम से? वैसे बेसिकली पहले तो एक था IAS 3095, उसमें 14, 18, 22 कैरेट के लिए जो था, अब इसमें लेटेस्ट क्या है एक बार चेक कर लेता हूँ। बाकी आपने जो प्रोग्राम का कराया तो हम नोट कर लेंगे, सभी प्रोग्राम कराएंगे, जनरली हम कराते हैं हर साल एक आर्टिसन ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस बार इस तरह जबलपुर साइड में कहीं कराने का प्लान करेंगे, लेकिन किस साइड हो तो उनको ये टांकी के बारे में जानकारी दी जा सके। मैं सिर्फ एक बात क्लियर करवाना चाहती हूँ विपिन सर से कि मेरा 40 लाख से कम का टर्नओवर है। अब आप लोग कह रहे हो कि मैं दोनों टाइप का माल रख सकती हूँ, तो मैं अपना नॉन हॉलमार्क वाला है क्या उसमें 23 कैरेट, 22 कैरेट या कोई की भी सील यूज कर सकती हूँ क्या? उसमें कहीं BIS की राइट कभी फ्यूचर में आप मेरी दुकान पे आए और वही माल उठा के कहने लगे कि मैं चेक कर सकता हूँ, मैं प्योरिटी की सील की बात कर रही हूँ, BIS का मार्क मैंने यूज नहीं किया, अब उसमें क्या BIS के पास कोई राइट है? नहीं, हम प्योरिटी क्लियर नहीं कर सकते हैं इसमें, क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि आपको मुझे मिसगाइडिंग नहीं होना चाहिए कि आपने ये क्लेम कर दिया 23 कैरेट का है 20 कैरेट का, तो आपको ऐसा कुछ क्लेम नहीं करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। मेरा आर्टिसन के ऊपर है, आपकी वेबसाइट में दूसरे नंबर के कॉलम में सबसे नीचे लिखा हुआ है कि वो लोग जो सेलिंग चेन में नहीं है उनको हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, पर इसमें नीचे ये भी लिखा हुआ है कि जो लोग 40 लाख के ऊपर पहुंच रहे हैं, भले वो सेलिंग चेन में नहीं है पर उसको हॉलमार्क देना पड़ेगा।
दूसरी बात इसमें आती है कि दे मस्ट हैव सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड क्लेम टू देयर स्टेटस। मतलब अगर वो कारीगर है तो उनको अपना स्टेटस साबित करना पड़ेगा। तो साबित करने के लिए वो कौन से डॉक्यूमेंट आप उनसे मांगेंगे? क्या बताया आपने? आपकी वेबसाइट में Q&A सेक्शन में सेकंड नंबर के ऑप्शन में लिखा हुआ है कि हु नीड टू गेट रजिस्टर्ड हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो सबसे नीचे का कॉलम आएगा बोर्ड लेटर में लिखा हुआ है, कारीगरों के लिए लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि इट इज इन्फॉर्म दैट आर्टिसन और मैन्युफैक्चरर हु आर मैन्युफैक्चर द गोल्ड ज्वेलरी ऑन जॉब वर्क बेसिस for the jewelers and are not directly related to sale or any of the person in the chain such as manufacturer, wholesaler, distributor or retailer। आपका डिक्लेरेशन काफी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई आदमी जॉब वर्क पे काम कर रहा है, अब आप उसके पास जाएंगे, उसकी दुकान पर जाएंगे, वो कहता है कि मैं जॉब वर्क पे काम कर क्यों जाएंगे? उसके पास लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस लेने के बाद ही जाते हैं। अगर आपको इंटेलिजेंस कहीं से मिली कि ये आदमी जॉब वर्क भी कर रहा है, सेलिंग भी करता है, आप उसके पास जाएंगे और वो आपसे पूछेगा मैं तो जॉब वर्क कर रहा हूँ, तो आप उससे पूछेंगे कि साबित करो। तो ये साबित करने का ये डॉक्यूमेंट होता हुआ ये डॉक्यूमेंट उस स्टेटस अपना डिफाइन कर सकता है। जीएसटी रिटर्न में सब आ जाता है। हाँ जी, जीएसटी रिटर्न में सही परचेज सब आ जाता है। जीएसटी रिटर्न तो सिर्फ सेलर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, जॉब वालों के लिए कौन है? जॉब वालों के जीएसटी रिटर्न आएंगे तो सर्विस सेक्टर की आएगी। तो अगर वो जीएसटी ले भी लेता है तो सर्विस सेक्टर में आएगा, और आप उनकी जीएसटी अगर उसके पास है तो वो तो कहीं ना कहीं तो बेच रहा है, फिर वो जॉब वर्क के अंदर नहीं रहा। तो जॉब वर्क साबित करने के लिए वो कारीगर है, तो आप उससे ये पूछेंगे कि आप किसकी दुकान का काम कर रहे हैं। देखिए अगर उसके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो आप ये रजिस्टर करेगा, लेकिन नहीं देखिए वो कारीगर है, जनरली वो परचेज करेगा तो बिल्कुल तो होती ही होगी, अगर कोई सेल करेगा। तो सिस्टम जैसा क्लियर नहीं है फिलहाल क्लियर नहीं है मतलब कि आपके कंसेप्ट के ऊपर है कि आप डिफाइन करने के लिए बोल रहा है कारीगर, पर ये है कारीगर नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब देखिए जो करता है उसके बाद बिल्कुल तो होती ही है, भले किसी को काटे ना बिल को, अगर कोई ज्वेलर है तो बिल्कुल तो रखेगा वाले। देखिए बात ये है कि जो रिटेलर या होलसेलर है वो जॉब रजिस्टर खोलने नहीं चाहता। आप समझिए मेरी बात, वो जॉब रजिस्टर खोल ही नहीं चाहता है, और जो जॉब पर करने वाला है अगर उसको कारीगर बने रहना है तो उसको जॉब रजिस्टर में अपनी एंट्री करवानी है। अब आप उसके पास जाते हैं वो आपसे बोलता है भाई ये थोड़ा सी स्थिति है वो लेके ऊपर भिजवा देंगे। अंतिम क्वेश्चन पूजा श्री, अंतिम क्वेश्चन तुम्हारे जानकारी दे रहे हैं आप सबको कि हमारे बीच में दो सीए बैठे हुए हैं। हम इन दो सीओ को पूरा फायदा उठाएंगे, पारिवारिक से होता है, सरकारी से होता है। निश्चित रूप से जो हम बीआईएस के अधिकारियों के सामने नहीं पूछ सकते, तो इंटरनल क्वेश्चन दोनों सीए से पूछेंगे तो हमारा कार्यक्रम मिनिमम चलता रहेगा, क्योंकि बीआईएस के अधिकारियों की ट्रेन है। अंतिम क्वेश्चन के बाद हमारा कार्यक्रम मिनिमम चालू रहेगा और बाकी जो क्वेश्चन है दो सीए उनका जवाब दें। सर मेरा क्वेश्चन है, आपने जैसा फिक्स हुआ है कि 40 लाख रुपए से नीचे के जो टर्नओवर है वो किसी भी तरह की ज्वेलरी सेल कर सकते हैं। सेकंड, जो उससे अधिक के हैं वो और बात उनको सपोर्ट करेंगे। बट हमारे यहाँ पे रहता है कि ज्यादातर शॉप्स में एक ही प्रोवाइडर में दो ब्रदर मान लीजिए काम कर रहे हैं। एक ब्रदर है उसका 40 लाख से कम का टर्नओवर है, नॉइसेस एक ही है, और दूसरा भाई है उसका टर्नओवर अधिक का है। इस स्थिति में आपकी क्या मार्गदर्शन है, किस तरह से उसको मेंटेन करना पड़ेगा? एक ही प्रोवाइडर में दो लोग रहेंगे। ये जो मैंने कहा सीए मैडम बता रही थी नहीं, बीआईएस की ओर से बीआईएस की ओर से इसमें क्या सपोज आपकी विजिट होती है, विजिट में हमारे दो काउंटर है, दो काउंटर में एक काउंटर अलग रहता है जिसका काम अलग का रहता है, तो उस स्थिति में इंक्वायरी की पोजीशन क्या होगी? देखिए भी अगर दो प्रोमाइसेस हैं, एक में 40 लाख के काम है, आप लाइसेंस नहीं है आपके पास, तो आपके उस प्रोमाइसेस में ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए और का बीआईएस का रूल इतना कहता है। सर ऑलरेडी एक ही प्रोमाइसेस में पार्टीशन होकर के बिजनेस होता है हमारे। अगर आपने दो हमारा तीन फर्म चलती है। एक फर्म चलती है डायमंड के नाम से, एक फर्म चलती है चांदी के नाम पे, एक फर्म चलती है 40 लाख के अंदर, एक फर्म चलती है 40 लाख के ऊपर। हमारी
नहीं है, वो 4 अपने काम कर रहे हैं। उनका क्वेश्चन है कि एक प्रोवाइडर में 4 पॉइंट के साथ में हम दुकानदारी कर सकते हैं कि नहीं? एक ही नाम दुकान है। 4 दुकानें हैं, तो अगर 4 जगह सेल हो रहा है तो 4 लाइसेंस लेने पड़ेंगे हमको। नहीं, मान लीजिए 2 लाइसेंस वाले हैं, 2 विदाउट लाइसेंस वाले हैं। तो ये आपको बस डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि जो नॉन लाइसेंस है अलग अलग करना है ना, बिल्कुल अलग है। आपका जो बोर्ड है वो अलग है, परमानेंट से देखो, मेरा इतना जवाब है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपकी प्रीमाइसेस या आपके बिल में कहीं पे ऑर्डिनेंस या वो नहीं है। बिल्कुल तो नहीं है, लेकिन 4 पॉइंट है, एक परमानेंट है, एक 40 लाख के अंदर, एक 40 लाख के ऊपर है, एक चांदी की है, एक डायमंड की है। वो चारों की बिल्कुल अलग अलग है। हाँ। प्रोवाइडर अलग अलग है, प्रोवाइडर भी अलग अलग है, काम भी अलग अलग है। सिर्फ चूंकि हम खराब जैसी जगह पे हमारे 35 दुकान है, अब 4 हो गए होंगे, तो वो 4 अलग अलग काउंटर खोले। अब ये देखिए, इसका ये जो आप पीआई का इसकी खा लेगी इतनी पावर आपने बुला दिया है, तो पास में नहीं निकाल के अपनी तिजोरी में काट के चले, तो वो आपने तिजोरी में क्या रखा है उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा कि अगर ऐसे आपको पीआई को मिलना नहीं चाहिए कि अगर आपका लाइसेंस नहीं है। पर चलिए, बहुत अच्छा, भास्कर जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि तिजोरी में बिल्कुल नहीं छानेंगे। ये त्यौहार है, भास्कर जी क्लियर है ना, तिजोरी में नहीं छानेंगे। तो अपन लोग को निश्चित रूप से पूरे कोऑपरेशन के साथ काम करना है। एक सुझाव जरूर देना चाहूंगा भास्कर जी कि जो हॉलमार्क सेंटर्स है इनके यूनिट बढ़ना चाहिए, अर्थात पूरा एसआई सिस्टम जो है वो 2-3 यूनिट में होना चाहिए। निश्चित रूप से यदि 2-3 यूनिट होंगे तो उनको खर्चा भी पूरा मिलेगा। एक बीआईएस में बता देता हूँ कि बीआईएस ने ऑफसाइट सेंटर की व्यवस्था शुरू करने वाली है बीआईएस कि मान लीजिए क्या कहते हैं कि किसी जगह पे सेंटर नहीं है तो क्या कहते हैं कि कोई भी सेंटर अपने ऑफसाइट सेंटर खोल सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे जब कटनी करी पड़ रहा है, कटनी में सेंटर नहीं है, सेंटर में खोल लिया अपने ऑफसाइट सेंटर, वहाँ पे वो अपने बाद एक साझा कर देगा और एक ये मशीन लगेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो ले लेगा सैंपल, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर लेगा उसका, वहाँ पे सैंपल ले आएगा और मार्किंग के लिए वही चला जाएगा वापस, ठीक है। तो पूरी जरूरी से ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आने वाले समय मैंडेटरी होगा तो 100 किलोमीटर के ऊपर दिक्कत जो बता रहे थे ट्रैवल करने में दिक्कत होगी, तो एक ऑफसाइट सेंटर बनाने के प्लान में है क्या क्या कहते हैं कि कोई ऑफसाइट सेंटर बनाने की, तो आपकी जरूरत आपके शहर में रहेगी, आपको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा, सुन लीजिए, बहुत अच्छा आपने बताया है कि एक ऑफसाइट सेंटर जरूर बनेगा जिसमें कि आप मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। मतलब कि दुकानदार चाहता है, बड़ा दुकानदार है तो वो यह सिस्टम अडॉप्ट कर सकता है। एक बात और पूछना थी आपसे कि क्या हम दुकानदार जो है अपने बिल के पीछे लिख सकते हैं कि यदि आभूषण में कुछ सुधार करवाया जाता है या तो उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी या रिप्लेसमेंट नहीं होगा, या आप लोग लिखवा सकते हैं? बिल्कुल, ये एक अपनी गाइडलाइन समझ के क्या कहते हैं कि कोई भी तोड़ फोड़ की जिम्मेदारी तो जनरली उसकी होती ही है। कोई ऑल्टरेशन अगर जो है तो उसकी फोटो आ गया तो उसको दे दें, अपने बिल के साथ लगा के कि ये कंडीशन में था। अगर कोई तोड़ फोड़ या कोई ऑल्टरेशन होता है तो ज्वेलरी की जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है, अपने ऐसा कोई प्रोविजन कर लें। बस अंत में एक सराहना की ओर से ज्ञापन आपको दिया जाता आपने जो बोला था क्या कहते हैं सेंटर बढ़ने के लिए, तो जैसे कि आप बीएड की वेबसाइट चेक कर सकते हैं कि आज की डेट में 960 सेंटर ऑलरेडी हैं और 100 से ज्यादा एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है बीएड के पास सेंटर के लिए। सेंटर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पिछले 3 महीने में काफी सेंटर बढ़ गए, 100 एप्लीकेशन और पेंडिंग है बीएड के पास। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया। अब थोड़ा सा बस संक्षेप में बता दीजिए कि मान लीजिए किसी भी व्यापारी को हमारे हॉलमार्क सेंटर लेना है, किसी दूसरे के नाम से मान लीजिए उनका कर्मचारी चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, क्या होगा, ये वो जानकारी दें। देखिए, आज की तारीख में गवर्नमेंट 30% की सब्सिडी तो दे ही रही है हॉलमार्क सेंटर खोलने के लिए। बीआईएस का प्रोविजन था, अभी फाइनल नहीं हुआ है, 70% में सब्सिडी देने का की प्रोविजन दिया है बीआईएस ने, अभी फाइनल नहीं हुआ है, अंडर उसमें है, जिसे फाइनल जाएगा फिर आपको जानकारी मिल जाएगी। गवर्नमेंट ने तो दिया, आज की तारीख में जिस डिस्ट्रिक्ट में सेंटर नहीं है वहाँ 30% की सब्सिडी देती है सेंटर खोलने के लिए, ठीक। और सेंटर लेने और खोलने का प्रोविजन क्या है, आप बीआईएस की वेबसाइट पर जाएंगे, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में आपको एक मैनुअल अवेलेबल होगा कि आपको कैसे आप एक बार चेक कर लें। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बता देता। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आप सबको और जो भी क्वेश्चन हो, हम लोग सारे पदाधिकारी बीआईएस के उच्च अधिकारियों से लेकर सारे लोगों के संपर्क में हैं।
ज्ञापन जो है, एक मिनट मैं बता दूं, अपन जो ज्ञापन दे रहे हैं आदरणीय भास्कर जी, आदरणीय मिश्रा मैडम को, संपूर्ण मध्य प्रदेश में डिजाइन आधारित सोने के जो सामान का ज्यादा चलन होता है, इसलिए यहाँ पर सिंगल पीस के बहुत अधिक मात्रा में सोना आभूषण बनते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि सिंगल पीस के हॉलमार्किंग की शीघ्र निश्चित व्यवस्था की जाए। नंबर 2, जबलपुर में मात्र 2 हॉलमार्क सेंटर हैं, अतः नया सेंटर जब तक नहीं खुलता है तब तक कृपया आप उनकी यूनिट बढ़ाने के लिए और कर्मचारी बढ़ाने के लिए आदेशित करें। महोदय, यह निश्चित है कि हॉलमार्क सेंटर के अतिरिक्त कहीं पर भी पोर्टल में कोई डिटेल नहीं जाएगा। ये भी बता दें कि पोर्टल से व्यापारियों से, ग्राहकों से ये पता चलेगा कि कितनी शुद्धता का माल है और कितने कैरेट का माल है, किसने किस दुकानदार से आया। इसके अलावा ऊपर जो कोई जानकारी नहीं मिलेगी, हम चाहेंगे, ये ज्ञापन हम सौंप रहे हैं